Good morning, everyone. I am Sunil Shastri, the son of second Prime Minister Lal Bahadur Shastri. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आप लोगों के बीच आकर, और ये कहना चाहता हूँ कि सपना देखना बुरा नहीं है। हर व्यक्ति वो ड्रीम करता है, सोचता है, कुछ उसके मन में है और सोचता है कि उसको कैसे हम अचीव करें। तो अभी आपके बीच में इतना ही कहूँगा कि अगर आज हम कुछ बात को शुरू करते हैं सपना देखने की, तो लेट अस गो बैक टू द ईयर बिफोर आवर इंडिपेंडेंस, जब लोगों ने एक सपना देखा था कि हमें अपना देश आज़ाद करना है, और अनगिनत लोग, अनलिमिटेड पीपल, यू डोंट नो हाउ मेनी दे वर, लेकिन उन सब का एक ही लक्ष्य था। The aim was one, and that was कि हम कैसे अपने देश को स्वतंत्र बनाएं। और मैं ये कहना चाहूँगा, उसमें मेरे पूजनीय पिता लाल बहादुर शास्त्री भी एक थे। उन फ्रीडम फाइटर्स में वो लोग थे जिन्होंने अपने आप को न्यौछावर किया इस देश पर, और कई लोग अपना सपना पूरा देख नहीं सके, कि स्वतंत्र भारत को देख नहीं सके, वो हमारे बीच से चले गए। लेकिन कुछ लोग जो रहे, वो आज उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से देश के प्रति समर्पित करके देश को विकास के रास्ते पर लेकर आए। तो मुझे याद आता है वो घटना जब बाबूजी, मेरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को हम लोग अपने घर में प्यार से बाबूजी बुलाते थे, और बाबूजी से मैंने कहा कि बाबूजी, मैं आपके कमरे में जब भी जाता हूँ तो हमेशा आपके स्टडी टेबल पर मैं एक वुडन प्लैंक पर, एक वुडन प्लेट पर आपका कुछ लिखा हुआ है आदर्श वाक्य, उसको पढ़ता हूँ। आदर्श वाक्य इस तरह था, नानक नन्हे हे रहो जैसे नन्ही दूब, और रुख सुख जाएगा दूब खूब की खूब। उसका अंग्रेजी अनुवाद था, इंग्लिश वर्जन वाज, रिमेन अ स्मॉल वन, as small as grass, other plants will wither away but the grass will remain evergreen। मैं पढ़ता हमेशा हूँ बाबूजी, लेकिन उसका मीनिंग मैं नहीं समझ पाया। तो बाबूजी ने कहा, मैं जा रहा हूँ इस समय ऑफिस, मेरा एक मीटिंग है, लेकिन आई कॉट होल्ड ऑफ हिज हैंड, मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, आज आपको मुझे बताना ही होगा इसका मीनिंग, क्योंकि मैं इसको बिना समझे मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। तो बाबूजी हंसने लगे, आए मेरे पास, मुझे ले गए, और मैं उनको अपने टेबल के पास ले गया और पढ़ के सुनाया। तो उन्होंने कहा कि सुनील, सुंदर फूल जो होता है वो खिलता है, और जब उसमें खुशबू होती है तो सब लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। लेकिन जैसे ही वो मुरझा जाता है 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, तो लोग अपने से दूर उसे फेंक देते हैं, अपने पास नहीं रखते। लेकिन हरी दूब 12 महीने, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंड हो, हर समय हरी दूब ही रहती है। तो मैंने बाबूजी से पूछा कि आपने इसको क्यों रखा है अपने सामने। तो उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा जीवन में हरी दूब बनने की चेष्टा की, जिससे कि हरियाली मैं पूरे अपने समाज में, अपने देश में फैला सकूं, हर तरफ हरियाली ही हरियाली हो। और मुझे याद आता है कि बाबूजी की उस हरियाली की बात पर, कि उन्होंने इसीलिए शायद इस देश को वो नारा दिया, जय जवान जय किसान। लेकिन मैं बाबूजी से जाने नहीं दिया, मैंने उनको दफ्तर, मैंने कहा भी 1 मिनट मुझे भी कृपा करके प्लीज लेट मी नो, एक ऐसा इंस्पायरिंग सेंटेंस मुझे भी दीजिए जिसको मैं आदर्श वाक्यों को अपने सामने रखकर उसमें आगे बढ़ूं। तो बाबूजी ने मेरी तरफ देखा और फिर मुस्कुराए, और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने प्यार से मुझसे कहा, बेटा तुमने ताजमहल को देखा है? मैंने उत्तर दिया, हाँ। उन्होंने फिर कहा, क्या तुम्हें मालूम है कितने लोग उसको ताजमहल को देखने आते हैं? तो मैंने कहा, जी हाँ, मिलियंस एंड मिलियंस, लाखों लोग आते हैं, दुनिया के कोने कोने से आते हैं। तो उन्होंने तीसरा सवाल पूछा, और आगे आने वाले समय में
कितने लोग यहाँ ताजमहल को देखने आएंगे, कुछ मालूम है तुम्हें? तो मैंने कहा नहीं बाबूजी, आगे आने वाले समय में भी लोग लाखों की संख्या में दुनिया के कोने कोने से आएंगे। फिर चौथा सवाल उनका था और उन्होंने कहा कि सुनील, लेकिन एक दिन जब ये ताजमहल खंडहर में परिवर्तित हो जाएगी और जब नहीं रहेगी तब क्या होगा? तो मेरे पास उत्तर नहीं था। मैं बाबूजी की आंखों में उत्तर ढूंढने लगा। तो बाबूजी ने कहा सुनील, फिर भी लोग यहाँ पर आएंगे। ताजमहल नहीं है, लेकिन वो नींव के पत्थर हैं जो उनको बताएंगे कि हम हैं वो नींव के पत्थर जिनके ऊपर एक दिन सुंदर इमारत ताजमहल खड़ा था। तो मैंने पूछा कि बाबूजी, आपने ये मुझसे कहा, आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? तो हाँ मुझसे कि सुनील, भले ही तुम्हें कोई ना जाने, तुम्हें कोई nobody will know you, बट तुम्हारा कर्तव्य ये बनता है कि तुम एक मजबूत नींव के पत्थर की भूमिका निभाओ जिसके ऊपर स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्परस नेशन इंडिया बिल्ड हो सके, इंडिया का निर्माण हो सके। तो मैंने बाबूजी से कहा कि बाबूजी, आप मुझे इसका एक वाक्य बनाकर मुझे बता दें। तो उन्होंने मुझसे कहा था, बी एन एडिफिस एंड नॉट द स्ट्रक्चर, बिकॉज द स्ट्रक्चर कैन फॉल बट द एडिफिस रिमेन्स। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज दिल में, दिमाग में मेरे हर समय ये सेंटेंस, बाबूजी का ये आदर्श वाक्य मेरे जीवन में हर क्षण हर पल मुझे इंस्पायर करता है, मुझे आगे बढ़ाता है कि मैं भी एक सपना देखूं कैसे अपना देश हमारा आगे बढ़ रहा है। तो मैं इसके साथ ही बताना चाहता हूं कि बाबूजी, एक दिन जब मैं स्कूल से लौटा तो मैंने देखा कि वो घर में बैठ खड़े हैं। तो मैंने अम्मा से पूछा कि अम्मा, बाबूजी आज घर में कैसे हैं? तो बाबूजी ने कहा, अम्मा ने कहा कि शायद उनको कहीं जाना है। तो मैं बड़ी हिम्मत करके धीरे धीरे आगे बढ़ा, उनके कमरे में गया और बाबूजी से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो बाबूजी ने कहा कि सुनील, उस समय 1965 की लड़ाई चल रही थी, उस समय का था। तो बाबूजी ने कहा कि सुनील, मैं आर्मी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, जो जवान हमारे इंजर्ड हुए हैं, उन सब लोगों को देखने जा रहा हूँ। जो शहीद हुए उनके परिवार से मिलूंगा और बाकी लोगों को देखने जाऊंगा, उनका उत्साह वर्धन करूंगा। तो फिर धीरे से उन्होंने पूछा, क्या तुम भी चलना चाहते हो? तो मैं कभी भी आर्मी हॉस्पिटल नहीं गया था, तो मैंने एकदम एग्री कर गया और मैंने कहा बाबूजी, मैं ज़रूर चलूँगा। और बाबूजी की गाड़ी में बैठा और हम लोग चल दिए अस्पताल की तरफ। जब हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पे सीनियर आर्मी ऑफिसर्स खड़े थे वहाँ और डॉक्टर्स थे वहाँ। सब ने बाबूजी का स्वागत किया और हमको लेकर धीरे से वो अंदर चले, हॉस्पिटल के गैलरी में गए, कमरों में गए, एक बेड से दूसरे बेड पर इंजर्ड सोल्जर को, जो हमारे सोल्जर्स थे, उन सब को देखते गए, पूछते गए उनकी कैसी तबीयत है और बढ़ते गए। बढ़ते बढ़ते हम एक कोने पर पहुंचे जहां पर एक और जवान जो काफी बुरी तरह से घायल था, वो पड़े लेटे हुए थे और उनके ऊपर वहां पर नेट पड़ा था, एक नेट बिछाया गया, डाल दिया था उनके ऊपर। तो डॉक्टर ने बाबूजी से कहा कि ये मेजर भूपेंद्र सिंह हैं और इनके एक्सटेंसिव शेलिंग की वजह से इनकी बॉडी जो है टॉर्न हो गई है, कई जगह फट गई है, तो वहाँ पर इनको काफ़ी तकलीफ है सर। लेकिन हम लोगों को लगता है, हम लोग कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि ही मे नॉट सर्वाइव, ये बचे नहीं। तो बाबूजी ने धीरे से हाथ, उनका नेट हटाया, अपना दाहिना हाथ उनके माथे पर रखा और कहा, हाउ आर यू मेजर? मेजर कैसे हैं आप? तो मेजर भूपेंद्र सिंह के आंखों से आंसू ट्रिकल कर गए, गिर गए दोनों तरफ से। तो बाबूजी ने फिर से माथे पे हाथ रखते हुए कहा, मेजर यू शुड नो, आपको मालूम होना चाहिए, आप तो इंडियन आर्मी के मेजर हैं। इंडियन आर्मी जो वर्ल्ड ओवर जानी जाती है अपने बहादुरी के लिए, फॉर इट्स वेलर एंड स्ट्रेंथ, तो आप क्यों ऐसा है? तो मेजर ने कहा, सर
ये आंसू मेरे आंखों में इसलिए नहीं है कि आई नो दैट मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, मैं पता नहीं जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा, लेकिन मेरा एक एम्बिशन था, एक मेरा सपना था कि मैं अपने प्राइम मिनिस्टर से जरूर मिलूं, कभी भी मौका मिले तो मैं मिलूं। आज मिल रहा हूं, आई एम वेरी हैप्पी, मेरा सपना पूरा हुआ। लेकिन दूसरा जो सपना देखा था कि उठकर खड़े होकर मेरा प्रधानमंत्री सामने खड़ा होगा, मैं खड़े होकर उसको सल्यूट करूंगा और उससे हैंडशेक करूंगा, वो सपना पूरा नहीं हो रहा है। तो बाबूजी के आंखों में पहली बार मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, पहली बार मैंने उनके आंखों में टीयर्स देखा और मुझे ऐसा लगा कि उनको भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ उस बात से। लेकिन मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, सपना देखना कोई बुरी बात नहीं, सपना देखें, लेकिन सपना अगर अचीव नहीं होता है तब भी आप रीट्राई करें, आप करते जाएं कोशिश, क्योंकि सपने से ही आपके आगे की जिंदगी बनती है और इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं आप। मुझे याद आता है कि वहाँ से जब निकल के हम आए तो बाबूजी बहुत दुखी थे, आई कुड सी हिज इमोशंस, और मुझे लगा कि मैं बात बाबूजी से करूं। तो मैंने बाबूजी से कहा कि बाबूजी मेरा भी एक सपना है कि मैं बड़ा होकर सेवा करता रहूं, डॉक्टर बनूं, क्योंकि डॉक्टर्स को देख रहा था कैसे वो इलाज करते जा रहे थे, तो मैं डॉक्टर बनूं। तो मुझे याद है कि बाबूजी ने कहा जरूर बने, और मैंने उस समय अपना एक होम्योपैथिक का छोटा सा किट लेकर सपना पूरा करने के लिए डॉक्टर बन गया। और लोग मुझे घर में सब लोग बुलाने लगे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, तो बड़ा अच्छा लगता था मुझे, और मैं सोचता था कि ज़रूर एक दिन मैं डॉक्टर बनकर आप लोगों के बीच आऊँगा। लेकिन दुर्भाग्य से बाबूजी का निधन हुआ, ही डाइड इन ताशकंद एट अ वेरी सडन टाइम, हमको समय नहीं मिला, हम लोगों को मालूम भी नहीं था, और फिर मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हो गया, पढ़ाई आगे नहीं कर पाया, तो डॉक्टर बनने का तो सवाल ही नहीं था, तो मैं डॉक्टर तो नहीं बन पाया। लेकिन मेरी माँ ललिता शास्त्री मुझे हमेशा इंस्पायर करती रहती थी, हमेशा मुझसे कहती रहती थी कि तुमने जन सेवा का व्रत लिया था, तुम पब्लिक सर्विस करना चाहते हो, लेकिन तुम क्यों नहीं पब्लिक लाइफ में जाना चाहते हो। तो मैंने कहा कि अम्मा इस समय ऐसा परिवार की हालत है, हम बाबूजी नहीं रहे, मैं अभी बहुत छोटा हूँ, तो मैं कैसे पब्लिक लाइफ में जा सकता हूँ। तो अम्मा हमेशा मुझे प्रेरित करती रहती थी कि नहीं, चलना ही है, बढ़ना ही है तुम्हें। तो मुझे याद है कि बाबूजी की डेथ के बाद मुझे एक ऑफर आया, एक अप्रेंटिस ऑफिसर के रूप में मुझे बैंक ऑफ इंडिया में, उस समय लिमिटेड था, उसमें एक नौकरी मिली। 14 साल मैंने यंग एज से अप्रेंटिस ऑफिसर से बन के, मैं चीफ डेवलपमेंट मैनेजर बनकर मैंने रेजिग्नेशन दिया, पर बैंक से इस्तीफा दिया और राजनीति में प्रवेश किया। और मुझे याद है कि 1980 में मैं गोरखपुर से चुनाव जीतकर उत्तर प्रदेश की असेंबली में गया, और 6 महीने के बाद मैं एक जूनियर मिनिस्टर के रूप में मुझे शपथ लेने का अवसर मिला। और अम्मा के प्रेरणा से, अम्मा के आशीर्वाद से, बाबूजी के आशीर्वाद से मैं कहूँगा कि शपथ लेने के बाद मैंने अपने माँ को वहाँ ले गया था, और माँ भी राजभवन में बैठी थी। जब शपथ ली तो मैं नीचे आया, और नीचे आकर स्टेज से मैंने अम्मा के पैर छुए, और पैर जब छुआ तो अम्मा के आंखों में आंसू था, और उन्होंने बड़े प्यार से मुझे आशीर्वाद दिया कि सुनील, तुम बढ़ो, आगे बढ़ो, अपने पिताजी के पच्चीनों पर चलते हुए ईमानदारी, सच्चाई, डिवोशन, डेडिकेशन के साथ इस देश की सेवा करना, लोगों की सेवा करना। तो मुझे याद एकदम फ्लैशबैक किया 1964, जब मेरे पूजनीय पिता लाल बहादुर शास्त्री जी शपथ लेकर प्रधानमंत्री के घर आए, तो वहाँ पर मेरी दादी राम दुलारी जी वहाँ बैठी थी, और बाबूजी ने गाड़ी से उतरते ही झुककर उनका पैर छुआ और उनका आशीर्वाद लिया। और दादी ने उनको यही कहा, नन्हे तुम आगे बढ़ो, तुम इस देश के मुखिया बन गए हो, इस देश के प्रधानमंत्री हो, देश तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे तरफ आंखों में देखता है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम आगे बढ़ोगे। बाबूजी आराम से फिर आशीर्वाद लेकर गए, अपना काम शुरू किया, और उन्होंने उसी समय
जब 1965 आया तब उन्होंने देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया। जय जवान जय किसान के नारे के पीछे सिर्फ जवानों की जहाँ जय जयकार या किसानों की जहाँ उनकी जय जयकार की थी, उसके साथ पीछे बाबूजी के बहुत बड़ा उद्देश्य था। बाबूजी ने कहा कि जय जवान में अगर हम देखते हैं तो हमारे सरहदों पर, बॉर्डर्स पर जो हमारे जवान हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी रक्षा करते हैं देश की, वो वहाँ पर अपने जान देते हैं, निछावर कर देते हैं। कोई उसमें पंडित होता है, कोई उसमें हरिजन होता है, कोई उसमें या बैकवर्ड होते हैं, इस तरह के, कोई सिख होता है, कोई मुसलमान होता है, लेकिन जब वो शहीद होता है तो कोई ये नहीं कहता कि एक शहीद जो हमारा है वो मुसलमान शहीद हुआ या हिंदू शहीद हुआ या पंडित शहीद हुआ या बैकवर्ड शहीद हुआ, बल्कि गर्व से हर भारतीय सीना तान के कहता है कि हमारा भारत का एक जवान शहीद हुआ है। और उसी तरह से जब आप खेतों में जाते हैं तो खेती करते हुए लोगों को देखते हैं तो उसमें कोई पटेल हल चला रहा है, कहीं कोई ब्राह्मण हल चला रहा है, तो ये नहीं कहते कि पटेल हल चला रहा है या ब्राह्मण हल चला रहा है। फिर हर भारतवासी गर्व के साथ यही कहता है सीना तान के कि हमारे भारत का एक किसान हल चला रहा है। तो बाबूजी का उद्देश्य बहुत बड़ा था, एक गहरा था। वो चाहते थे जाति धर्म से ऊपर उठकर कि भारतीयता आपके अंदर कूट कूट के भरे, जवान भारतीय है, किसान भारतीय है, आप भारतीय हैं और ऐसा इंडियन हम सब इस बात का संकल्प लें, इस बात का प्रण लें कि हम सब एज एन इंडियन भारतीय के रूप में कार्य करेंगे और इस देश को आगे बढ़ाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। आपसे इतना ही कहूँगा कि अपने खास तौर से अपने नौजवान साथियों से, हमारा जो यूथ है जो इस देश का, उससे कहना चाहूँगा कि एवरी डे इज ए न्यू बिगिनिंग, a new adventure, renewed hope, a chance to make changes in your life. So forget yesterday, embrace today and envision tomorrow. ये मैं कहना चाहूँगा। With these words, I thank you very much. Thank you very much, ladies and gentlemen.